नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात में। मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह और आज हम लोग बात करेंगे रबी की फसलों के बारे में। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है, ऐसी सभ्यता है जहाँ पे हमारे सारे त्यौहार, हमारे सारे रीति रिवाज, इनका सबका जो आधार है वो है हमारी कृषि। जब फसल कटने का मौका आता है तो होली मनाई जाती है, जब फसल कट जाती है तो दिवाली मनाई जाती है। चाहे वो शादी ब्याह का त्यौहार हो या सब कुछ हमारी कृषि से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आज की जो समस्या है वो इन सारी फसलों और इन सारे दामों और सारे किसानों के खिलाफ जा रही है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जब भी अच्छी फसल आती है, चाहे वो प्याज की हो, सरसों की हो, गेहूं की हो या धान की हो, हम देखते हैं कि हमारे किसानों को उस अच्छी फसल के बाद अच्छे दाम कभी नहीं मिलते। चाहे भारत में सब कहते हैं कि तेल की कमी है, भारत को और ज़्यादा क्षेत्रफल तेल में रखना चाहिए, लेकिन जब हमारे मेहनती किसान सरसों उगाते हैं, अलसी उगाते हैं, ये आपके सारे के सारे सस्मे उगाते हैं, तिल उगाते हैं, और जब वो फसल लेके अपनी बाज़ार में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, तो अधिकांश रूप में ऐसा होता है कि उनको जो है बाज़ार की मार पड़ती है और वो लौटते हैं त्यौहार मनाने के लिए नहीं बल्कि मातम मनाने के लिए। और मैं इसी के लिए आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ प्याज के किसानों के ऊपर। इस समय प्याज के किसान 2 या 3 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेच रहे हैं और वहीं हमको आपको 20 से 25 से 30 रुपए देना पड़ता है उस प्याज के लिए। प्याज के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका मूल जो इतना भी उनका उनमें धनराशि लगी है उतनी भी वापस नहीं मिल पा रही है। ब्याज तो आप भूल ही जाइए। अगर हम बात करें सरसों की, तो दोस्तों इस समय सरकार ने लगभग 5500 का मोटा मोटा एमएसपी रखा है, लेकिन किसान को राजस्थान में कुछ कुछ जगहों पे तो 3800 भी नहीं मिल पा रहा है, 4000 भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है कि जब भी भारत, जहाँ पे भुखमरी इतनी ज़्यादा है, इतने सारे लोग भूखे हैं, उस जगह पे जब अच्छी फसलें आती हैं तो किसानों को उसका दाम नहीं मिल पाता, बल्कि किसान कम पैसा लेके घर वापस जाता है। ये कैसी नीति है? अब आप कहेंगे मुझसे कि ये सप्लाई और डिमांड है, लेकिन दोस्तों ये कैसा सप्लाई और डिमांड है जो हम जैसे लोगों को ज़्यादा पैसे निकलवाता है हमसे और हमारे किसानों को कम पैसा दिलवाता है? कौन है वो लोग, या कौन है वो चीज़ें या जो कॉरपोरेशन या जो लोग जो इस पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था से उसका सारा का सारा मलाई मक्खन खा जाते हैं और हमें मिलता है कुछ भी नहीं, मट्ठा और दूध भी नहीं मिलता हमें। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए और इस अर्थव्यवस्था को इसके ऊपर और टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं देवेंद्र शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि भारत में हो क्या रहा है और क्यों जब किसान की अच्छी फसल आती है तो बाजार उसको खराब दाम देता है। अब समय न बर्बाद करते हुए मैं देवेंद्र शर्मा जी को शो पे इनवाइट करना चाहता हूं। शर्मा जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर के कृषि की बात पे। और शर्मा जी, देखिए सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि आप जैसे रबी की फसल आई है अभी, इस समय आप गिरते दामों के बारे में क्या कहेंगे? चाहे वो प्याज हो, आलू हो, टमाटर हो या सरसों, हर तरफ आप देखेंगे कि ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है कि जब ऐसे मौसम में हम लुक अप करते हैं सर्दियों की फसलों को की तरफ, और कंज्यूमर भी उसकी तरफ अपना ध्यान रखता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सीजन होता है स्पेशली वेजिटेबल्स के लिए। और उस समय जब हम ये देखते हैं, जब ये खबरें हम पढ़ते हैं या जाकर किसानों से मिलते हैं कि ना सिर्फ प्याज के, आलू के, टमाटर के, कॉलीफ्लावर, कैबेज, धनिया, बैंगन, भिंडी, अगर ये सब फसलें किसान जो हैं आजकल सड़कों पर फेंक रहे हैं या खेतों में ही छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनको हार्वेस्ट करके मंडी में लेके आना इकोनॉमिकली वायबल नहीं लगता है क्योंकि प्राइसेस इतने क्रैश कर गए हैं। मेरा मानना है कि ये एक ब्लड बाथ है फार्म के ऊपर जो हमें समझने की जरूरत है। ये ब्लड बाथ इसलिए है कि ये हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जो मीडिया है इस देश का वो ब्लड बाथ को तभी गिनता है जब स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आ जाए या स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है, लेकिन जो असली ब्लड बाथ है वो आजकल किसानों के खेतों में खेला जा रहा है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एक किसान इतनी मेहनत करता है, 30, 40, 50 हज़ार की वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करता है प्रति क्विंटल और उसके बावजूद अगर उसको प्याज का दाम ₹3 या ₹4 प्रति किलो मिलता है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसान का। और यही हाल हमने देखा है टमाटर में और आलू में तो देखिए आप स्पेशली फ्रॉम बंगाल से लेके पंजाब तक जितना भी पूरा आलू का कल्टीवेटेड एरिया है, वो सारे का सारा आज इम्पैक्टेड है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। बनिस्बत की जो पिछले साल का प्राइस था उसके अगर हम अगेंस्ट देखें तो आधे से भी कम किसान को आज दाम मिल रहा है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी कवर अप नहीं हो रही है। तो ये ब्लड बाथ ये नहीं कि इस साल ही हुआ है, ये ब्लड बाथ अगर आप अखबारें उठा के देखते हैं या आप गूगल भी करते हैं तो आप देखेंगे पिछले 10-15 सालों से ये नियमित रूप से देश के अलग-अलग कोने में ये हो रहा है। लेकिन कहीं चिंता की बात ही नहीं है। जब हमने कहना होता है कि अभी इंडस्ट्री को सपोर्ट करिए, एग्री बिज़नेस के प्रोग्राम को बिल्ड अप करना होता है, तो मैं देखता हूँ देश के सारे इकोनॉमिस्ट लग जाते हैं ये कहने के लिए कि साहब ये फार्म टू फोर्क प्रोग्राम है, इसको इस तरीके से बिल्ड करना चाहिए, सप्लाई चेन्स को डेवलप करना चाहिए। लेकिन जब सप्लाई चेन भी कोलैप्स होती हैं व्हेन आई से कोलैप्स होती है, मैं किसानों के हिसाब से कह रहा हूँ। और साथ में जब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ये फार्म टू फोर्क नहीं, ये फार्म टू फ्लॉप प्रोग्राम है। क्या कारण है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स चुप हो जाते हैं, हमारे इकोनॉमिस्ट देश के चुप हो जाते हैं? कहीं चर्चा नहीं हो रही आजकल जो हम देख रहे हैं इतना जो संकट जिस गंभीर संकट से किसान गुजर रहे हैं, उसकी चर्चा ही नहीं होती है। तो आपका कहना था कि हम कैसे देखते हैं, तो मेरा मानना ये है कि दिस इज़ द रियल ब्लड बाथ ऑन द फार्म। तो शर्मा जी, ये किस प्रकार की अर्थनीति है? क्योंकि ये मॉडल कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भारत में कई साल से ऐसा होता आ रहा है, चाहे हमने वो दाल स्कैम के वक्त देखा या हर बार जब भी फसल आती है, किसान आपने सही कहा कि मेहनत करके खून पसीना अपना दे के फसल तैयार करता है और जब समय आता है उनका मूल्य देने के लिए तो ना उनको बनिया से मूल्य मिलता है, ना सरकार से। तो ये किस प्रकार का मॉडल है, किस प्रकार का इकोनॉमिक मॉडल है जिसको भारत अपना रहा है और जिसको छोड़ने की कोई मतलब तरीका भी नहीं, ना हमने कुछ उसके अलावा कोई ऑल्टरनेट हमने मॉडल की भी बात नहीं करी। तो थोड़ा सा इस पे आप टिप्पणी करिए, ये किस प्रकार की अर्थनीति है जो किसानों को मारना चाहती है, जो खाने को जो है हमारी फसलों को तबाह करना चाहती है, और ये कैसी अर्थनीति है कि हर बार जब हमारी फसलें बढ़िया होती हैं तो दाम गिर जाते हैं। थोड़ा सा इस पे आप और टिप्पणी करें। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है और ये हम सबको समझनी है कि ये क्या कारण है कि अगर हम ब्रॉडर इकोनॉमिक डिज़ाइन देखते हैं दुनिया भर में, भारत में तो हम नज़दीक से देख पाते हैं, वो ये है कि भई एग्रीकल्चर हैज़ टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि सारी सोच इस तरफ लगी हुई है कि एग्रीकल्चर को सैक्रिफाइस करना है और उसका सिंपल तरीका ये है कि आप एग्रीकल्चर को जो उसको दाम मिलना चाहिए, जो किसानों का हक है, अगर वो उससे आप डिप्राइव करते हैं तो लाज़मी है कि किसान जो है देर-सवेर वो अपनी खेती से निकल कर बाहर होगा। अभी भी जब हम प्याज के ही किस्से में देख लें, मैं अभी महाराष्ट्र के नासिक जिले से होके आ रहा हूँ और जितने किसानों से मैंने बात की उसमें अधिकतर किसान ये कहते हैं कि हम खेती छोड़ना चाहते हैं। हम खेती छोड़ना चाहते हैं क्योंकि मजदूरी करेंगे तो हमें ज्यादा इनकम मिलती है और खेती करने में हमें कम मिलती है। अब बताइए, अगर ये विडंबना है या देश की रियलिटी है, तो आप किस ग्रोथ मॉडल की हम बात कर रहे हैं, किस इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं? एक बात तो हमें ये समझनी बहुत जरूरी है। दूसरा जो आपने कहा कि ये साल बाई साल हम देखें, तकरीबन हर साल का मैंने डाटा निकाल कर देखा है पिछले 10-15 सालों में, और वहां पर ये जो ब्लड बाथ है ये रेगुलर फिनोमिना है। और जहां हम कहते हैं कि इस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि कुछ सालों में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। क्या कारण है कि हम एग्रीकल्चर की अनदेखी कर रहे हैं? ये मान के चलते हैं कि जो अमेरिका और यूरोप में हुआ है वही हमें इकोनॉमिक डिजाइन या पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए। यानी कि हम खेती से लोगों को जबरन निकालना चाहते हैं और बेस्ट निकालने का तरीका यही है, जैसे मैंने पहले कहा, कि किसान को दाम ना दिए जाए। अब ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, आज जो सिचुएशन है, अगर हम पिछले सालों की बात ना भी करें, तो ये एक क्लियर रिफ्लेक्शन है कि जानबूझकर या जानने के बाद भी हमने कभी खेती का एक जो
फोकस होना चाहिए उस पे नहीं हम लेके आए हैं। अब देखिए क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से आप हर बार पढ़ते हैं कि अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। जहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, अगर आपने गेहूँ, धान या मुख्य फसलों से निकल कर आप सब्जियों और दालों वगैरह में आना चाहते हैं, वहीं तो प्राइसेज़ क्रैश हो जाते हैं। तो किसान डाइवर्सिफाई कैसे करेगा अगर उसको उस चीज़ का दाम ही नहीं मिलता है? अगर आलू भी अभी जिसको पंजाबी में कहते हैं रुल रहा है और प्याज और टमाटर को हम पहले ही जानते हैं, तो फिर बताइए वो कहाँ पर डाइवर्सिफाई करेगा जब हम इतनी बात करते हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की। यानी इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारे सोच में एग्रीकल्चर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, या हम ये मान के चलते हैं ये सेक्टर है, ये डाउन मार्केट सब्जेक्ट है और इसको हम जितनी जल्दी इससे अपना छुटकारा पा सके उतना अच्छा है। ये मैंने कहा है हर जगह इंद्र जी की किसान एक टाइम पर देश की वो प्राइड था, हम जानते हैं, बड़े फ़क्र से हम किसान का नाम लिया करते थे। लेकिन आज वही किसान जो है वो देश के ऊपर बोझ बन गया है और उसको हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी उस बोझ को उतार दिया जाए, उतना ही देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। ये इसलिए नहीं है कि वाक़ई ही एग्रीकल्चर जो है इतना इनएफिशिएंट है या अनप्रोडक्टिव है। एक्चुअली इंदर जी सच्चाई ये है कि हम झूठ फैला के या गलत एक इंप्रेशन दे रहे हैं जनता को कि एग्रीकल्चर अनप्रोडक्टिव है, एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट है और इसलिए लोगों को वहां से निकालना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी कह रहा हूं, अगर आप एक हम जो जो कहते हैं ना स्टैटिस्टिकल या इकोनॉमिक एनालिसिस अभी हाल में जो पेश हुआ, उसको हम जरा समझने की कोशिश करें। इंद्र जी आप भी जानते हैं कि एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा आया है, लेटेस्ट जो आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो ग्रॉस आउटपुट है, जो ग्रॉस वैल्यू जो आउटपुट की है, जिसको जीवीओ कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, वो हमारे देश में तकरीबन 50 लाख करोड़ है। यानी जो टोटल आउटपुट है एग्रीकल्चर का, वो तकरीबन 50 लाख करोड़ का है। जब हम जीवीए देखते हैं यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसका मतलब है कि हमने जो इनपुट्स और भी चीजें उसमें इंग्रेडिएंट यूज किए हैं एग्रीकल्चर में, उसको अगर हम निकाल देते हैं तो हमको एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि कितना उसके रियल टर्म्स में उसकी बढ़ोतरी हुई है या कितना वो एग्जिस्ट करता है, कितने का है। तो भी देखा गया कि तकरीबन वो 40 लाख करोड़ रुपए का जीवीए है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो जीवीए की रेशियो होती है टू ग्रॉस वैल्यू आउटपुट के हिसाब से, जिससे प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी का पता चलता है, वो सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की जो जीवीओ की जीवीए की यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की जो रेशियो है विद जीवीओ यानी आउटपुट के साथ, वो देखें तो 80.19% है, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। अब देखिए इंटरेस्टिंग है कि चाहे आपके फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे और भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है, व्हाटएवर इट इज, आप सबको जोड़ लीजिए, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो है या जो रेशियो है या एफिशिएंसी है वो एग्रीकल्चर में है। और उसके बावजूद भी हमें कहा जाता है कि साहब एग्रीकल्चर में क्योंकि इनकम कम है और इतना बड़ा पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है तो लोगों को निकालना पड़ेगा। ये किसने कहा? इसका मतलब है कि हमारे इकोनॉमिस्ट ट्विस्ट कर रहे हैं उस डाटा को, क्योंकि लोग समझते नहीं है कि जीवीए और जीवीओ क्या होता है। तो एक ट्विस्ट किया जा रहा है और एक इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे कि एग्रीकल्चर इनएफिशिएंट है। रियलिटी में आपके सामने है, जब मैं कह रहा हूं कि टॉप कर रहा है, अगर आज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर जिसको हम देखते हैं उसमें अगर टॉप कर रहा है, तो फिर मुझे बताइए कि लोगों को एग्रीकल्चर से क्यों निकाला जा रहा है? हम क्यों चाहते हैं कि खेती से लोग निकलकर शहरों की तरफ प्लान करें, जो हम जानते हैं अनरिटन पॉलिसी है इस देश में और दुनिया में भी। तो मुझे लगता है कि इस सच्चाई को जब हम बाहर लाए और इस सच्चाई को जितना ज्यादा हम डिलिबरेट करें या डिबेट करें, कम से कम हम उन इकोनॉमिस्ट को चैलेंज कर पाए जो आज तक हमें ये गलत एक मैसेज देते आए कि एग्रीकल्चर जो है वो देश के ऊपर बर्डन है। आपने देखा ही है कि लॉकडाउन के पीरियड से अगर हम देख लें और पीछे ना जाए, तो लॉकडाउन के पीरियड में भी जब 24% कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इकोनॉमी जो डिप की थी नीचे, तब भी हमने देखा है कि एग्रीकल्चर वाज द ब्राइटेस्ट स्पॉट। और अभी भी लेटेस्ट आंकड़े भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट। तो क्या कारण है कि हम ये ब्राइट होने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर को हम चाहते हैं कि उसको खत्म किया जाए या उससे लोगों को निकालकर हम शहर में लेके आए? मुझे लगता है कि उस पूरी सोच को जब तक हम नहीं जानेंगे इंद्र जी, हमें ये समझ नहीं आता जो आपका जो सवाल था कि भाई क्यों एग्रीकल्चर की अनदेखी हो रही है या क्यों भारत के किसान जो है ब्लडबाथ से गुजर रहे हैं। आई थिंक द आंसर इज ऑब्वियस।
तो दोस्तों, जो सवाल देखिए, बहुत बढ़िया बात बोली शर्मा जी ने। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे होली और दिवाली जब फसल कटती थी तब मनाया जाता था। ये हमारे भारत की चीज़ थी। वे जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो त्यौहार हैं, वो फसल कटने पे होते थे। किसान के पास जब अच्छी फसल होती थी तो घर में खुशहाली, गांव में खुशहाली आती थी। और आज शर्मा जी की बातों से और साथ साथ जो आंकड़े आते हैं उससे ये बात तय है कि आज जब अच्छी फसल आती है तो घर में मातम आता है, दिवाली या होली नहीं। शर्मा जी, इसी के साथ में आपका जो ध्यान जो है, एक भारत सरकार की रमेश चंद जी द्वारा लिखित एक डबलिंग फार्मर्स इनकम की रिपोर्ट की तरफ ले जाऊंगा, जो 2017 में नीति आयोग ने प्रकाशित की थी। उसमें साफ साफ ही लिखा था कि भारत का जो अब जो कृषि नीति है वो लोगों को किसानी से बाहर निकाल के इंडस्ट्री की ओर ले जाएगा। एक तरह से अगर आप देखें तो जो बातें उस रिपोर्ट में लिखी थी आज वही भारत की सच्चाई बन चुकी हैं। जो बातें आपने कही उससे भी वो सारी की सारी बातें मैच करती हैं। कुछ इस पर अगर आप एक संक्षेप में कुछ टिप्पणी करना चाहें उस रिपोर्ट के बारे में और भारत का वो मिशन जिसमें एक तरफ तो भारतीय किसानों की आय बढ़ाई जा रही है जी, और दूसरी तरफ किसानों को मैं किसी व्यक्ति विशेष पे किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि जो डोमिनेंट इकोनॉमिक सोच है हमारे देश में, बेसिकली वो फ्लॉड है, फंडामेंटली फ्लॉड है, जहां तक एग्रीकल्चर की बात मैं कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम अमेरिका और यूरोप से कट एंड पेस्ट करके उनकी पॉलिसीज को भारत में लाएंगे तो जो वहां पर हुआ है और वो जो भयंकर क्राइसिस अमेरिका गुजर रहा है जिस स्टेट से, वही क्राइसिस हमारे देश में भी बड़ा लाजमी है। उसका कारण यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है वो एक्चुअली ट्यून्ड है फ्रॉम द रिच कंट्रीज। हम वही चीजें लेके, वही किताबें, वही सब कुछ पढ़ते हैं और हम कभी खेत में जाते ही नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं देश के, या जितने भी एकेडमिशियंस हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं या रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग सारे जो है वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क और जिनेवा जाने के लिए, तो उनको देख लीजिए प्रोग्राम सब के सब आपको लिस्टेड मिलेंगे, लेकिन गांव में जाने के लिए आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो जाते होंगे गांव में या समझते होंगे रियलिटीज को। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें एक बात बड़ी समझने की है। हमारा नीति आयोग ये कहता है कि देश के किसानों की इनकम डबल होगी जब हम प्रेजेंटली जो हम लोगों को खेती से निकालकर शहर में ला रहे हैं उसका रेशियो जो है अभी 1.84% है। जब ये बढ़कर 2.4% हो जाएगा तो नीति आयोग कहता है कि देश में किसानों की इनकम डबल हो जाएगी। ये भी देखिए, ये उसी कट एंड पेस्ट थ्योरी का एक आउटकम है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमें इकोनॉमिस्ट बताते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में देखिए 1970 के दशक में 15% लोग खेती से जुड़े थे और अब जो है वहां पर 1.5% यानी 2022-23 में 1.5% जो पॉपुलेशन है वो खेती में रह गई है। तो उनकी इनकम तो डबल हो जानी चाहिए थी, उससे भी ज्यादा हो जानी चाहिए थी, आप मानेंगे। लेकिन क्या क्राइसिस है कि अमेरिकन किसान जो है इतने सीरियस और सीवियर क्राइसिस में है कि उनकी जो आत्महत्याओं का रेट है ग्रामीण इलाकों में वो 45% अधिक है शहर के इलाकों में। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि किसानों की इनकम 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे तो 425 बिलियन डॉलर का कर्जा उनके सिर पे था। अभी भी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसमें भी किसान की इनकम जो है कम हो गई है, डिस्पाइट कि पिछले 2 सालों में उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, चाइना के साथ उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसके बावजूद भी अभी लेटेस्ट डेटा कहता है कि उनकी इनकम कम हो गई है। अब ये सिचुएशन हमें समझनी है कि अगर अमेरिका में 1.5% लोग अगर रह गए हैं खेती में और तब भी उनकी इनकम जो है अमंग द लोएस्ट है, तो इसका मतलब साफ है कि वो इकोनॉमिक थ्योरी गलत है और वही थ्योरी हम भारत में लेके आ रहे हैं। अब हमारा देखिए कि 45% पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई है। सारी सोच, मुझे याद है पूर्व एक गवर्नर साहब थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका कहना था कि सबसे बड़ा रिफॉर्म तब होगा जब हम खेती से लोगों को निकालकर शहर में लेके आएंगे, क्योंकि शहर में सस्ती लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। अब देखिए कितनी ये जो फ्लॉड इकोनॉमिक सोच है उसी मॉडल को ये दर्शाती है कि आप लोगों को खेती, चाहे इनके पास 1 एकड़ जमीन लगी है, विच इज देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आप वहां से उनको बेदखल करके आप शहर में लेके आते हैं और शहर में जिसको आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहते हैं वो दिहाड़ी मजदूर है। मुझे लगता है कि सारी इकोनॉमिक सोच को हमें दोबारा देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। और इस बात में मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का रास्ता हम जानते हैं खेती से होकर जाता है।
जब 45% पॉपुलेशन के पास अधिक पैसा आएगा या अधिक इनकम हाथ में आएगी, तो आप देखेंगे कि सिर्फ रूरल इकोनॉमी नहीं, वो जो डिमांड इतनी बढ़ेगी कि वो सारी जो इकोनॉमी है देश की, नेशनल इकोनॉमी को वो कितना पॉजिटिवली उसका उसका असर पड़ेगा। तो उस चीज को नहीं सोच पाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक में ये लिखा ही नहीं है, इकोनॉमिक्स 101 में ये लिखा ही नहीं है। और हमारे इकोनॉमिस्ट की इतनी क्षमता है ही नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक के जाके बाहर जाके कोई चीज देख के समझ सकें और देश के हित में हम उसकी बात करें। हम तो ये बिलीव करते हैं या सोच के चलते हैं कि इकोनॉमिक सोच जो है दुनिया की, वो ही एक हमारे लिए एक मॉडल है। नहीं, मुझे लगता है कि उस मॉडल को अब बदलना पड़ेगा। और आप से मेरा भी ये सोच है, आग्रह है आपसे भी, कि हम लोग ऐसी रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान ना दें और हम लोग एक रियलिटी बेस्ड जो एक गांव से ट्रैवल कर या देश की रियलिटीज को जानते हुए हम एक अगर इकोनॉमिक डिजाइन एक बिल्डअप करें, क्यों नहीं हम देसी इकोनॉमिक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं? क्यों हमें बाहर से ही ये सारे इकोनॉमिक मॉडल लेने पड़ेंगे? लेट अस बिल्ड आवर ओन इकोनॉमिक मॉडल जो हमारे देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए और देश के इकोनॉमी के लिए बिल्कुल पर्याप्त हो और हमें आगे लेके जाए। तो शर्मा जी, मेरा अगला सवाल और फाइनल सवाल यही होगा कि वो क्या इकोनॉमिक मॉडल हो सकता है, किस प्रकार से हम इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। ये जो इकोनॉमिक आर्थिक मॉडल जो समय चल रहा है, जो किसानों को भी लूट रहा है और कंज्यूमर्स को भी लूट रहा है, इसको हम कैसे पलट सकते हैं? कुछ आपके क्या सुझाव हैं जिससे किसानों को भी अच्छा दाम मिले और साथ साथ जो हम लोग जो खाना खरीदते हैं शहरों में और हर कहीं, उनको भी अच्छे दाम मिले? क्या है वो मॉडल, क्या है वो तरीके, आपके क्या सुझाव होंगे इस प्रणाली को बदल के नई प्रणाली लगाने के लिए? देखिए, आजकल या अभी जो मॉडल चल रहा है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन सकिंग इनकम फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। जी, हम नीचे से इनकम को सक करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। हम ये जानना चाहिए, मानना चाहिए। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कह दिया है पब्लिकली कि ट्रिकल डाउन थ्योरी जिसके ऊपर हमारा इकोनॉमिक डिजाइन बेस्ड है इज ए फेलियर। उन्होंने खुद माना है कि इट इज ए फेलियर। और मुझे लगता है कि हमारे देश के भी पॉलिसी मेकर्स को यह मान लेना चाहिए कि ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज बीन ए फेलियर। अब उससे निकलना है हमें। जो आप कह रहे हैं कि वो देसी इकोनॉमिक मॉडल क्या हो सकता है, बहुत सिंपल है। अगर हम जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हाथ में अधिक पैसा देते हैं, अधिक इनकम देते हैं, अधिक गारंटेड प्राइस देते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है ऑब्वियसली वो भी किसान जो है देश का, वो भी आके मार्केट में ही पैसा खर्चेगा। जब वो पैसा मार्केट में आएगा तो आप देखिए डिमांड कितनी जनरेट होगी। और इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो सारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक साइकिल है वो बड़ी तीव्र गति से दौड़ता है। तो अगर आप ये सोचिए और जानिए, कभी हम लोग कभी मैथमेटिकली भी हम उसको अध्ययन करना चाहें, तो ये देखिए कि जब 45% पॉपुलेशन जो खेती से जुड़ी हुई है इस देश की, और मैं 60 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, जब उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो ऑब्वियसली वो उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होगी। यानी इट विल नॉट बी अ बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी, इट विल बी अ रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। और उसका जो इम्पैक्ट होगा नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, मैंने हर जगह कहा है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो एकदम डबल उसमें डिजिट में पहुंच जाएगी जब हम किसानों के हाथ में अधिक पैसा देंगे। और वो कैसा आएगा? वो गारंटेड प्राइस से आएगा। अगर हम एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, एक हम ये अश्योर कर दें कि किसानों को जब भी हार्वेस्ट के टाइम पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटेड, लीगली गारंटेड जो मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को खरीदना, इसका मतलब यह है कि कोई भी उसके नीचे, चाहे वो प्राइवेट ट्रेड हो, चाहे आड़तिया हो, चाहे गवर्नमेंट की एजेंसीज हो, कोई भी उसके नीचे नहीं खरीद करेगा। आप देखेंगे कि सारी देश की इकोनॉमी जो है वो इतनी बिल्डअप होगी स्ट्रांगली, क्योंकि जो फाउंडेशन है, जो हम ट्रिकल डाउन के ऊपर सोच के चलते हैं कि उसका बढ़ाव, उसकी ग्रोथ होगी, जो नहीं हुई है, मुझे लगता है कि वो एक तरह से ऐसे रिवर्स स्विंग में आएगी। तो जो हम आज देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो मूव कर रही है ग्रामीण इलाकों से शहरों की तरफ, मेरा मानना है कि जब आप एमएसपी एश्योर कर देंगे तो वो रियल आत्मनिर्भरता होगी, वो किसान की असली आजादी होगी। और किसान तो देखेंगे जो आज घरों में या ऑफिसेज के बाहर गार्ड खड़े होते हैं, आप उनसे बात करिए तो उसमें से अधिकतर आपको किसान मिलेंगे, कोई गार्ड नहीं बनना चाहता। अगर आप एक अच्छा कीमत देंगे, प्राइस देंगे, तो वो जो लोग हैं वो रिवर्स माइग्रेशन में
वापस जाएंगे और गांव जो है वो अपने इकोनॉमिकली वायबल होने के साथ साथ आप देखेंगे कि सारी इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज प्रोवाइड करेंगे। तभी मैंने हर जगह कहा है कि एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर दैट कैन एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। ये हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात आपकी है कि इसके साथ साथ और कदम क्या लेने चाहिए। एक तो आपने ये ले लिया, दूसरा मेरा एक और मानना है कि अब समय आ गया है कि वी नीड टू रिफॉर्म द मार्केट्स ऑल्सो। आज तक हमने मार्केट रिफॉर्म हम नहीं लेके आए हैं। When I say market reform, I'm talking of regulation of the market। क्या कारण है कि किसान तो अपना प्याज जो है वो 1 रुपए या 2 रुपए में फेंक रहा है सड़कों पर, और आज आप दिल्ली में हो या चंडीगढ़ में हो तो आपको 30 रुपए देने पड़ते हैं प्याज के। जो आपने पहले कहा कि किसान भी मर रहा है, कंज्यूमर को भी लूटा जा रहा है। मेरा मानना है कि अब रेगुलेट करना चाहिए। हमें एक एमएसपी, इससे नीचे दाम ना गिरे, और एक एमआरपी अब एग्रीकल्चर चेन में, सप्लाई चेन में भी लेके आनी चाहिए कि उसके ऊपर प्राइस ना बढ़े। ये जो प्राइस बैंड है इसके नीचे ऑपरेट करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये अब जो न्यू इंडिया का रिफॉर्म होना चाहिए वो बेसिकली मार्केट्स को रेगुलेट करने का होना चाहिए। बहुत हो चुका, फ्री फॉर ऑल जो है बहुत साल चल लिया है। आई थिंक इट इज टाइम नाउ टू पे द फार्मर एज वेल एज टू सी कि कंज्यूमर इज not shortlisted or whatever you call it। तो short change। तो मेरा मतलब कहने का है कि जब ये पॉलिसी हम लेके आ जाएंगे तो जो हम जिस रिफॉर्म की या जिस बिल्डअप की हम बात करते हैं और मेजॉरिटी पॉपुलेशन को साथ लेके जाने की बात करते हैं, और साथ में ये आत्मनिर्भरता का भी एक रास्ता है। तो आई थिंक लेट्स बी क्लियर, सबका साथ सबका विकास अचीव करने के लिए और देश में आत्मनिर्भरता लाने के लिए आपको एग्रीकल्चर को एक ऐसा सेक्टर को बिल्डअप करने का कि दैट इट बिकम्स ए सेकंड पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी इंडस्ट्री इज द ओनली पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मेरा मानना है कि द फोकस मस्ट शिफ्ट टू एग्रीकल्चर, जहां पर कि लार्ज पॉपुलेशन जो है उसमें एंगेज्ड है, और जब हम उसको बिल्ड करते हैं तो हमारा 70% जो देश का पॉपुलेशन है जो कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी रहता है, उसकी सारी की इकोनॉमी को एक बूस्टर डोज मिलता है। मुझे बताइए इसमें क्या गलत है? जरूरी है कि हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात माननी है? क्यों नहीं हम अपने आप एक देसी इकोनॉमिक डिजाइन देश के हित के लिए क्रिएट कर सकते हैं? नहीं शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया सुझाव थे आपके। और दर्शकों, ये थी देवेंद्र शर्मा जी की बातें और उनके सुझाव देश की इकोनॉमी को और एक देसी इकोनॉमिक अर्थशास्त्रिक नीति लाने के लिए, जिसके साथ हम में से कई सारे लोग अग्री करेंगे। तो शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस शो में हमें समय दिया। और दर्शकों, अगर आपको शर्मा जी की बात अच्छी लगी हो या आप उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो भूलिएगा मत हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करने के लिए और ट्विटर चैनल पे अपनी बात कृषि की बात हैशटैग के साथ लिखने के लिए। तो दोस्तों, ये शो तो ख़त्म हुआ, लेकिन द वायर आपके लिए और कई सारे शो जल्द ही लाएगा। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।